एग्जेक्टिव समरी पे आते हैं। तो एग्जेक्टिव समरी जो है वो एक ख़ास हिस्सा है आपका रिपोर्ट का, और ये ज़्यादातर जो है वो रिपोर्ट कंप्लीट होने के बाद, मुकम्मल होने के बाद लिखा जाता है, जिसमें आप जो खुलासा है वो बयान करते हैं कि आपकी पूरी रिपोर्ट जो है वो उसमें है क्या। और ये ख़ास तौर पे ऐसे मैनेजर के लिए लिखी जाती है जो एक मसरूफ़ मैनेजर है, जिसको आप बताना चाहते हैं कि हेल्थ एंड सेफ्टी के क्या मसाइल हैं, और इसके अलावा जो है वो हेल्थ एंड सेफ्टी के क्या इश्यूज़ हैं जिस पे मैनेजमेंट को फौरी तौर पे काम करना है। इसके अलावा क्यों काम करना है, मोरल लीगल आर्ग्यूमेंट्स क्या हैं, क्या इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से काम करना ज़रूरी है, ना करने की वजह से क्या कंपनी को नुकसानात हो सकते हैं। कैंडिडेट्स जितने भी हैं उनको यकीनी बनाना चाहिए कि जब भी रिपोर्ट बना रहे हैं उसमें जो अच्छी ऑब्जर्वेशंस हैं वो लिख सकते हैं, जो इश्यूज़ हैं जिस पे मैनेजमेंट अटेंशन फौरी चाहिए वो लिख सकते हैं। इसके अलावा कंसाइज ओवरव्यू ऑफ इश्यूज़ या पॉइंट जो एक्टिविटीज़ वहाँ पे हो रही हैं उनकी वजह से जो आ रहे हैं वो लिख सकते हैं। इसके अलावा जो है वर्क प्लेस के ऊपर लीगल मोरल फाइनेंशियल आर्ग्यूमेंट्स जो है वो लिखे जा सकते हैं। समरी ऑफ मेन कंक्लूजन जो है और रिकमेंडेशन वो उसमें खुलासे के तौर पे शामिल की जा सकती है। ऑब्वियसली आप बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, हमेशा कोशिश की जानी चाहिए कि आपका जो एग्जेक्टिव समरी और इंट्रोडक्शन इसी तरह एक ही पेज के ऊपर आ रहा हो, और एग्जेक्टिव समरी जो है वो इंफॉर्मेशन इस तरह की होनी चाहिए कि मैनेजर, एक लार्ज कंपनी का मैनेजर या बिजी मैनेजर जो है, ऑफिस मैनेजर, उसको देखते ही समझ जाए कि उसे रिपोर्ट को मुकम्मल तौर पे पढ़ना है या उसे रिपोर्ट को मुकम्मल तौर पे नहीं पढ़ना, और किन कामों पे उसे जो है वो एक्शन लेने की ज़रूरत है और किस काम पे एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है, या किस काम पे उसे किस तरह से रिसोर्स को एलोकेट करना है। ये एग्जेक्टिव समरी का हिस्सा होना चाहिए। और एग्जेक्टिव समरी मुकम्मल ना होने की सूरत में आप किसी भी तरह से जो अपनी रिपोर्ट है वो पास नहीं कर सकते, काफ़ी मुश्किल होगी अगर आप एग्जेक्टिव समरी मुकम्मल नहीं करते। एग्जेक्टिव समरी के बाद अगर हम आते हैं तो इससे अगला जो पार्ट है वो हमारे पास है मेन फाइंडिंग का पार्ट। मेन फाइंडिंग को अगर आप देखते हैं तो मेन फाइंडिंग जो है वो रिपोर्ट का लुब्बे लुबाब होता है, रिपोर्ट का हार्ट होता है, रिपोर्ट बनती ही मेन फाइंडिंग से है। मेन फाइंडिंग्स आपकी क्या होनी चाहिए? मेन फाइंडिंग्स आपकी जो ऑब्जर्वेशन है उसी में से आनी चाहिए। डुप्लीकेशन नहीं कर रहे होंगे, हम बार बार उन्हीं को रिपीट नहीं कर रहे होंगे, लेकिन उनमें से कंसाइज ऐसी चीज़ें जिस पे वाकई ही मैनेजमेंट की अटेंशन चाहिए वो शामिल कर रहे होंगे। हम यकीनी बनाएंगे कि जनाब वहाँ से जो है वो प्रोग्रेशन, लॉजिकल प्रोग्रेशन जो है वो कर रहे हों, हम अपनी ऑब्जर्वेशन से उन इश्यूज़ को हाईलाइट कर रहे हों अपनी मेन फाइंडिंग्स के अंदर। ज़्यादातर जो है वो 7 फाइंडिंग्स जो है वो लिखी जाती हैं आपके मेन फाइंडिंग सेक्शन के अंदर। हर मेन फाइंडिंग के अंदर आप यकीनी बनाएं कि आप जो मसला है, जो प्रॉब्लम है, इशू है, उसको डिस्कस कर रहे हैं। उस इशू को डिस्कस करते हुए आप ये यकीनी बनाएं कि उसमें बताएं कि मसला है क्या, किस वजह से है, क्या नुकसान हो सकता है, क्या जो है वो लीगल इम्प्लीकेशंस आ सकती हैं कंपनी पे। मोरल फाइनेंशियल लीगल आर्ग्यूमेंट्स आप उसमें ज़रूर शामिल करें। आप उसमें ब्रीचेस जो हो रही हैं, जो लॉ की ब्रीचेस हैं, फॉर एग्जांपल ILO कन्वेंशन C155 का आर्टिकल 16 अगर ब्रीच हो रहा है तो आप उसे मेंशन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल फैक्ट्रीज एक्ट 1934 एज अमेंडेड 1997 पाकिस्तान जो है उसका क्लॉज 25 चैप्टर 3 का अगर ब्रीच हो रहा है तो आप वो मेंशन कर सकते हैं। और ये चीज़ आपको जो है वो एक्स्ट्रा मार्क्स जो है वो लेने में मदद दे रही होगी, क्योंकि 5 जो नंबर हैं या मार्क्स हैं वो आपके लीगल ब्रीचेस के भी हैं। देन उसके बाद जो है वो आप यकीनी बना सकते हैं कि उसके अंदर आप ऐसे कंटेंट्स, टेक्निकल कंटेंट्स और परसुएसिवनेस शामिल करें जिससे मैनेजमेंट कन्विंस हो कि ये एक्शन वाकई ही लिया जाना चाहिए, और इस एक्शन के ना करने से ऑर्गेनाइजेशन को, इंडिविजुअल्स को, देयर हेल्थ एंड सेफ्टी कैन बी एक्चुअली ऑन रिस्क, और ज़रूरी है कि इस पे एक्शन जो है वो किसी भी तरह से लिया जा सके। तो ये मेन फाइंडिंग के अंदर ये चीज़ें आपने ज़रूर शामिल करनी होती हैं। इसके बाद अगर हम चलते हैं तो मेन फाइंडिंग के बाद जो अगला सेक्शन है, जब मेन फाइंडिंग आपने कंप्लीट कर ली है, मुकम्मल कर ली है, तो अगला सेक्शन आपका जो होगा वो एक आपका कंक्लूजन का होगा। कंक्लूजन हमेशा जो है वो आपकी मेन फाइंडिंग की बेसिस के ऊपर होती है। आप उसमें बता रहे होते हैं कि आपको हेल्थ एंड सेफ्टी कैसी नज़र आई, हेल्थ एंड सेफ्टी किस तरह की थी, हेल्थ एंड सेफ्टी का मेयार कैसा था, क्या ऐसे इश्यूज़ हैं जो जिन पे काम करने की ज़रूरत है मैनेजमेंट को, मोरल लीगल फाइनेंशियल इश्यूज़ क्या हो सकते हैं, लीगल लेजिस्लेटिव रिक्वायरमेंट्स क्या हो सकती हैं, क्या ज़रूरी है
ना करने की वजह से क्या नुकसान या फ़ायदे हो सकते हैं, करने की वजह से क्या फ़ायदे हो सकते हैं, और आपकी जो कंक्लूजन है वो मेन फाइंडिंग की बेसिस के ऊपर ही होनी चाहिए। इससे अगला सेक्शन जो है कंक्लूजन के बाद अगर आप जाते हैं तो रिकमेंडेशन सेक्शन आपका आता है। रिकमेंडेशन के अंदर अगर आप देखेंगे तो ये रिकमेंडेशन का अपेंडिक्स 5 जो है अपेंडिक्स 5 बिल्कुल कंप्लीट होना चाहिए। इसमें अगर आप देखेंगे मिसाल के तौर पे अगर आप देखें ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस जो है सेशन किया जाना चाहिए वर्कर्स के लिए जो लेजोनिला बैक्टीरिया को एक्सपोज हो सकते हैं, तो उसमें आपको पता हो कि कॉस्ट इम्प्लीकेशन क्या हो सकती है। लाइकली रिसोर्स इम्प्लीकेशन का सेक्शन अगर आप देखेंगे यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा, इस रिसोर्स इम्प्लीकेशन का आपको पता होना चाहिए कि बगैर पैसे खर्च किए या खर्च किए करने से आप ट्रेनिंग सेशन कर सकते हैं, या बगैर खर्च किए अगर आप इंटरनली HSE एडवाइज़र को इंगेज करके ये सेशन कर सकते हैं। और फिर उसकी प्रायोरिटी आपको सेट करनी है। अगर रिस्क लेवल हाई है तो उसमें यकीनी तौर पे आपकी प्रायोरिटी जो है वो हाई होनी चाहिए, और इसी तरह हर इशू के अगेंस्ट जो है वो प्रायोरिटी आप सेट कर सकते हैं।